everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss next topic of amalgamation and external reconstruction. तो ये पार्ट 2 है ऑफ अमेलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का. इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, नेट पेमेंट मेथड. सो नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, अगर इसे कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे. इसमें सारी पेमेंट्स आ सकती हैं, चाहे शेयर के फॉर्म में हो, चाहे सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो, चाहे कैश के फॉर्म में हो. ठीक है, नेट पेमेंट मेथड में तीनों टाइप ऑफ पेमेंट्स आ सकती हैं, शेयर्स, सिक्योरिटीज़ एंड कैश. ठीक है, और कोई भी अमाउंट जो है लाइबिलिटी की डिडक्ट नहीं होएगी, चाहे वो परचेजिंग कंपनी की क्यों ना हो. ठीक है, एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं वाइल कैलकुलेटिंग दिस. सो इसका फर्स्ट पॉइंट देखो कि जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो अगर टेक ओवर किए गए हैं बाय ट्रांसफरी कंपनी, मींस जिसमें एक कंपनी अपने आप को ट्रांसफ़र कर रही है, उस कंपनी में ट्रांसफ़र किए हैं, तो फिर क्या होएगा कि अगर वो कंपनी टेक ओवर नहीं कर सकती एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा. सेकंड पॉइंट है, अगर पेमेंट मेड की है इसी कंपनी ने फॉर शेयर होल्डर्स, चाहे वो कैश में हो चाहे वो शेयर्स में हो, तो वो कंसीडर की जाएगी. थर्ड पॉइंट है, अगर क्रेडिटर्स या डिबेंचर्स टेक ओवर किए जाते हैं बाय दिस कंपनी, मीन्स हम ट्रांसफरी कंपनी की बात कर रहे हैं अब तक, एंड जो सब्सिक्वेंट डिस्चार्ज होगा, तो इस केस में क्या होएगा कि ये ऐड नहीं होगी टू परचेज कंसिडरेशन में. ठीक है, थर्ड पॉइंट में भी यही चीज़ है कि इसे इग्नोर माना जाएगा. फोर्थ पॉइंट है, अगर लाइबिलिटीज़ टेक ओवर नहीं की जाती बाय ट्रांसफरी कंपनी, अगर लाइबिलिटीज़ टेक ओवर नहीं की जाती बाय ट्रांसफरी कंपनी, तो ना ही ये ऐड होगी ना ही ये डिडक्ट होगी. ठीक है, उसके बाद ई पॉइंट है हमारा कि कोई भी पेमेंट जो है मेड की गई है बाय ट्रांसफरी कंपनी टू अनदर पार्टी या ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी, तो ये इग्नोर मानी जाएगी. नेक्स्ट है, अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो ट्रांसफर कंपनी के हैं, तो वो भी ऐड नहीं होंगे टू परचेज कंसीडरेशन में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड. ये हमारा फोर्थ मेथड है इन अमेलगमेशन में. तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है. पहले तो वहाँ पे एसेट्स अवेलेबल देखे जाते हैं फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स शेयर्स देखे जाते हैं, उन दोनों को डिवाइड करके हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है. तो कैसे इसे निकाल सकते हैं. सपोज़ कि एक्स और वाई लिमिटेड दो कंपनीज़ हैं और वो बिज़नेस लाइन सेम है उन दोनों की. ठीक है, और उनकी कैपिटल जो है 6 लाख है एक्स की एंड वाई की है 2 लाख. ठीक है, दो कंपनीज़ हैं एंड उनकी जो बिज़नेस लाइन है वो सेम है, और एक की कैपिटल 6 लाख है, दूसरे की कैपिटल 2 लाख है. 10 ईच पर शेयर है दोनों का, और दोनों कंपनीज डिसाइड कर रही हैं कि अमेलगमेटेड करना है एक्स वाई लिमिटेड कंपनी में. ठीक है, पहले एक्स वाई अलग अलग कंपनी होती थी, अब एक बन गई एक्स वाई लिमिटेड. तो अब उनको रेट क्या मिला लास्ट में कि क्या करना होगा वैल्यू ईच में 15 और 25. ठीक है, तो उनकी कैपिटल भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू परचेज कंसिडरेशन की. ठीक है, तो 60,000 पहले शेयर्स थे 6 लाख के अकॉर्डिंग 10 ईच के, एंड 15 उसका एक्स का पहले ही हमने दिया हुआ है रेट, आफ्टर कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमने अमेलगमेटेड करनी है अपनी कंपनीज, तो उसकी कैपिटल जो है 9 लाख बन गई एक्स की, ऑन दी अदर हैंड वाई की जो है 5 लाख बन गई. तो ऐसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में ट्रांसफर अपनी बुक्स में एंट्रीज क्या करेगा. तो फर्स्ट एंट्री वो करेगा फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स टेक ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी. तो यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी जो है वो एसेट्स को टेक ओवर कर रही है, इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स है वो ले रही है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे. ऑन दी अदर हैंड अगर लाइबिलिटी की बात आती है, तो वहाँ पे लाइबिलिटीज़ को हम डेबिट करेंगे विद बुक वैल्यू एंड क्रेडिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट.
अब थर्ड एंट्री हमारी आ जाती है परचेज कंसीडरेशन के लिए। इस केस में हम ट्रांसफरी कंपनी को डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट से। फोर्थ पॉइंट है कि जब रिसीव करी कंसीडरेशन मीन्स हमारे पास कैश आया ट्रांसफरर कंपनी के पास, तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट होएगा और जो भी शेयर होगा उसका ट्रांसफरी कंपनी में उसे भी डेबिट कर देंगे। फिर जो ट्रांसफरी कंपनी है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अब हमारी फिफ्थ एंट्री आती है कि एसेट्स सोल्ड कर दिए बाय ट्रांसफरर कंपनी, मतलब कि जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं वो ट्रांसफरर कंपनी ही है, वो खुद ही सोल्ड कर रही है, मतलब उसके पास पैसे आएंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अगर लॉस है उस एसेट्स में, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट होएगा और टू एसेट। सो नेक्स्ट पॉइंट है अगर ट्रांसफरर कंपनी एक्सपेंसेस मेट कर रही है तो उस केस में उसका जो है उसके पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बैंक। अगर मेट किए गए हैं बाय ट्रांसफरी देन उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। सेवन्थ एंट्री है अगर लाइबिलिटीज़ टेक ओवर नहीं की गई बाय ट्रांसफरी कंपनी और जो ट्रांसफरर है वो पेड कर रहा है, तो उस केस में जो लाइबिलिटीज़ होंगी इससे रिलेटेड वो डेबिट हो जाएंगी। एंड रियलाइजेशन का बाद में देखते हैं टू बैंक के साथ। ये सिंपल एंट्री है, वेरियस लाइबिलिटीज़ डेबिट टू बैंक। अगर उसमें बैलेंस बचता है, ठीक है, मतलब एक्सेस पेमेंट मेड की गई है तो डेबिट होगा, अगर लेस पेमेंट मेड की गई है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, सो सेवन्थ एंट्री में यही था कि लाइबिलिटीज़ टेक ओवर नहीं की बाय ट्रांसफरी बट ट्रांसफरर पे कर रहा था। एंड नेक्स्ट है कि अगर क्लोजिंग करनी हो रियलाइजेशन अकाउंट की, अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट करेंगे। किसके अगेंस्ट? इक्विटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र होएगी। तो सिंपल है, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे टू शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। सो टेंथ एंट्री आती है, पहले हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल को ट्रांसफ़र किया उसके शेयर होल्डर्स के साथ, एंड अब क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूड होते हैं कि इन सब को ट्रांसफ़र करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल हो, जर्नल रिजर्व हो, रिडम्पशन फंड हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो, ये सारी चीज़ जो हैं ट्रांसफ़र होंगी इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रांसफ़र किया अकुमुलेटेड लॉस या एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ नहीं हुए अब तक, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट कर देंगे टू सरप्लस के साथ। ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा इसका। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर अंडर राइटिंग कमीशन, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। इसकी लास्ट एंट्री है, अब उन दोनों को पे ऑफ करना है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी, तो टू बैंक से हो सकता है और शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एंट्री थी कि हमने इन बुक्स ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी कैसे की। अब इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी करना है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग है, एंड इसमें टू मेथड्स हैं, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेजिंग मेथड। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट है वो कब अप्लाई होता है मेथड, इन केस ऑफ मर्जर। ठीक है, हम टू मेथड्स कर रहे थे लास्ट वीडियो में, इन नेचर ऑफ मर्जर एंड इन नेचर ऑफ परचेज़र। ठीक है, तो ये इन नेचर ऑफ मर्जर में अप्लाई होगा, और अगर कंपनीज टेक ओवर की गई हैं बाय ट्रांसफरी कंपनी उस केस में ही ये अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं वाइल मेकिंग एंट्रीज इन दिस मेथड। तो सबसे पहले अगर आप ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो उस केस में एसेट्स, लाइबिलिटीज़ या फिर रिजर्व्स, वो जो हैं सारी जो ट्रांसफ़र कंपनी की रिकॉर्ड की जाती हैं एट एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो डिफरेंस होता है जो शेयर कैपिटल की अमाउंट इशू की जाती है या फिर जो शेयर कैपिटल होती है ट्रांसफरर कंपनी की, उन दोनों के डिफरेंस को एडजस्ट किया जाएगा रिजर्व में से। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर दोनों कंपनीज़ में कोई कन्फ्लिक्ट होता है रिगार्डिंग पॉलिसीज़ के,
तो उनको सेटल कैसे किया जाता है? बाय मेकिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, जर्नल एंट्रीज जो ट्रांसफर की बुक्स में की जाएंगी इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी। फर्स्ट है अमेलगमेशन की, सेकंड है रिकॉर्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इन दोनों को हम कंबाइन करके कर सकते हैं, जैसे सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू डिफरेंट रिजर्व लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर्स कंपनी अकाउंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, अगर पेमेंट मेड की जाएगी लिक्विडेटर को बाय दिस कंपनी तो उसमें क्या होएगा कि टू बैंक होएगा और रिसीवर कौन है? लिक्विडेटर। ठीक है, फोर्थ एंट्री क्या आएगी इसकी कि अगर लिक्विडेशन की एक्सपेंसेस जो है वो यही कंपनी दे रही है, सो उस केस में जर्नल रिजर्व को डेबिट किया जाएगा। अगर जर्नल रिजर्व नहीं है तो सरप्लस को डेबिट किया जाएगा टू बैंक के साथ। फिर उसके बाद फॉर द फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ये भी यही देगी एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के साथ हम इसे शो करेंगे। अब देखो तीनों में ही एक्सपेंसेस पे कर रही है, तीनों में टू बैंक है, ऐसे ये लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है परचेज मेथड। ये इन केस ऑफ परचेजर अप्लाई होता है अमेलगमेशन के केस में, एंड जो लास्ट मेथड हमने किया वो इन केस ऑफ मर्जर था। सो इस पॉइंट को हम एक डिफरेंस मान सकते हैं कि पुलिंग मेथड यूज़ हो रहा था इन केस ऑफ नेचर ऑफ मर्जर एंड ये यूज़ हो रहा है इन नेचर ऑफ परचेजर। सेकंड पॉइंट है डिफरेंस का माने, अगर इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ो पहले कि देखो यहाँ पे सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ यूज़ किए जा रहे हैं वाइल इनकॉर्पोरेशन, और लास्ट में सरप्लस और रिजर्व्स भी आ रहे थे पुलिंग मेथड में, बट इसमें नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो, बाकी पॉइंट सेम रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, यहाँ पे मेंशन नहीं किए जा रहे हैं रिजर्व्स, राइट, तो ये इंक्लूडेड नहीं होंगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अब थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है जो गुडविल है वो अराइज हो रही है ऑन अमेलगमेशन, तो उसको अमोर्टाइज कैसे करना है, उसका जो पीरियड है वो 5 ईयर्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, तो उसके इसमें क्या होएगा कि अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डिस्क्लोज करेगा डिडक्शन फ्रॉम स्टैट्यूटरी रिजर्व इन बैलेंस शीट। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अब एंट्रीज क्या क्या पास होती हैं इन बुक्स ऑफ ट्रांसफरीज कंपनी। फर्स्ट एंट्री हमारी सेम होगी एज कम्पेयर टू लास्ट मेथड पुलिंग मेथड में, एंड सेकेंड एंट्री में जस्ट रिजर्व्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा एंड उनको हमने कंबाइन करके एंट्री करी थी, वो पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट हमारी कंबाइंड एंट्री क्या बन जाती है, वेरियस एसेट्स डेबिट, वेरियस लाइबिलिटीज क्रेडिट एंड क्रेडिट बिजनेस परचेज। ठीक है, सो अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है थर्ड एंट्री, उसमें हमने लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी को पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो रिसीवर है वेंडर मीन्स ट्रांसफर कंपनी जो है यहाँ पे रिसीव कर रही है, टू बैंक इसकी पेमेंट जा रही है एंड टू शेयर कैपिटल आएगी, और टू अगर SPR है तो यहाँ पे वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स मेंटेन करने हो तो हमने कौन सी एंट्री करनी है, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, मैंने कहा था पहले भी एडजस्टमेंट अकाउंट से डेबिट करेंगे टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, हमने ये पॉइंट पहले भी करा हुआ है। फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के केस में गुडविल अकाउंट डेबिट होएगा टू बैंक इन केस ऑफ परचेज मेथड, और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो वो सेम एंट्री आएगी जैसे हमने पहले की थी, एंड गुडविल राइट ऑफ करनी है अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व में से, तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट। देन हमें कोई भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है तो उस केस में क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे उसकी पेएबल अमाउंट से एंड क्रेडिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल डिबेंचर्स बैंक्स। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। सो नेक्स्ट अब देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों मेथड्स में मीन्स पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट में और परचेज मेथड में डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट है कि एप्लीकेबिलिटी, ये बहुत ईजी है, हमने पहले भी क्लियर कर लिया था कि ये इन केस ऑफ मर्जर अप्लाई होती है और ये इन केस ऑफ परचेजर अप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। जो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है उस केस में एसेट्स लाइबिलिटीज़ रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट जो है
वो इन्वॉल्व होता है वाइल इनकॉर्पोरेशन एंड उसकी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। बट ऑन दी अदर हैंड परचेज मेथड की बात करें तो वहाँ पे नेट एसेट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे रिजर्व्स और सरप्लस अकाउंट को नहीं देखा जाता वाइल इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीगेशन ऑफ फाइनेंशियल फिगर्स। तो इन केस ऑफ पुलिंग मेथड में क्या होता है कि सारी कंप्लीट एग्रीगेशन की फिगर्स देखी जाती हैं, एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, रिजर्व्स की या फिर सरप्लस अकाउंट की। ऑन दी अदर हैंड सिर्फ वहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पार्शियल फिगर्स देखी जाती हैं, ठीक है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें गुडविल और कैपिटल रिजर्व की, यहाँ पे कोई कैपिटल रिजर्व, कोई गुडविल नहीं यहाँ पे कैलकुलेट की जाती एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंसीडरेशन के बेस पे या फिर नेट एसेट के बेस पे। बट ऑन दी अदर हैंड की परचेज मेथड में क्या होता है, उन दोनों के डिफरेंस मीन्स एक तो नेट एसेट का डिफरेंस होता है और एक कंसीडरेशन पेड का डिफरेंस होता है। उन दोनों के बेस पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पूलिंग के केस में कोई ऐसा एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनाया जाता, बट परचेज मेथड के केस में बनता है, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के केस में बनता है अगर वो कैरी फॉरवर्ड किए जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होनी चाहिए, नेम एंड जर्नल नेचर ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ अमेलगमेशन बोथ ऑफ दीज कंपनीज़ का। फिर उसके बाद इफेक्टिव डेट क्या होगी अमेलगमेशन की, फिर मेथड क्या है उस अमेलगमेशन का, फिर उसके बाद पर्टिकुलर स्कीम क्या यूज़ हो रही है। ये चारों चीज़ें अमेलगमेशन के केस में डिस्क्लोज होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है इन केस ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के केस में फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड परसेंटेज ऑफ ईच कंपनीज शेयर्स एक्सचेंज। तो कितनी इक्विटी शेयर की जो परसेंटेज है वो एक्सचेंज हो रही है इन केस ऑफ अमेलगमेशन। सेकंड पॉइंट है अगर कंसीडरेशन और नेट एसेट्स के बीच में डिफरेंस आता है और उनकी ट्रीटमेंट होती है तो उसको भी शो करना है प्रॉपरली। अब हमारा थर्ड पॉइंट है इन केस ऑफ परचेज मेथड में क्या क्या डिस्क्लोज करना है फॉर अमेलगमेशन के लिए। फर्स्ट है कंसिडरेशन फॉर अमेलगमेशन क्या है और डिस्क्रिप्शन देनी है प्रॉपरली कितनी कंसिडरेशन पे की गई है। लास्ट है कि कंसिडरेशन जो है उसका डिफरेंस और नेट एसेट्स का डिफरेंस अगर उसकी ट्रीटमेंट हुई है रिगार्डिंग गुडविल। वैसे तो इसकी गुडविल और कैपिटल रिजर्व में कोई ट्रीटमेंट होगी, ठीक है, जैसे हमने पहले किया। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट अमेलगमेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सो इस केस में अमेलगमेशन होती है आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट इशुएंस होती है बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एंड इस केस में जो डिस्क्लोजर होगा वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ऐसे शेयर होल्डर्स जो अपनी कंसेंट नहीं देते हैं रिगार्डिंग स्कीम ऑफ अमेलगमेशन, अब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन सब के रिगार्डिंग कोई कंसेंट नहीं देते हैं और रिफ्यूज़ करते हैं कि हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे अपने शेयर्स अकॉर्डिंग टू स्कीम। एंड यहाँ पे कुछ प्रोविजंस आती हैं अंडर सेक्शन 395 ऑफ कंपनीज एक्ट। फर्स्ट प्रोविज़न है कि सेम टर्म यूज़ की जाएंगी अगर कोई पास करने जा रहा है अपने शेयर्स, सेम टर्म्स यूज़ की जाएंगी, ठीक है। तो ऑन दी अदर टर्म्स एग्रीड बिटवीन वेंडर कंपनी एंड डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। अगर कोई टर्म्स डिसाइडेड हैं बिटवीन बोथ ऑफ दीज मीन्स वेंडर कंपनी डिसाइड कर रही है या फिर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स के बीच में डिसाइड हो रहा है तो उस टर्म्स पे भी वो वेंडर कंपनी को शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन टर्म्स ऑर्डर बाय कोर्ट के ऑर्डर पे भी ये जो शेयर्स हैं वो एक्वायर किए जा सकते हैं बाय वेंडर कंपनी। सो इन केस अगर डिसैमिनिंग शेयर होल्डर्स की बात करें तो वहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू सेपरेट शेयर होल्डर्स अकाउंट में एंड कोई एक्सेस अमाउंट बचती है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स। एंड अगर प्रॉफिट और लॉस बचता है रियलाइजेशन का तो वो विलिंग शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कंपनी ओइंग्स। अब यहाँ पे एक कंपनी जो है सेलिंग करती है, दूसरी कंपनी बाइंग करती है। जो सेलिंग करती है वो डेटर होती है एंड जो बाइंग करती है वो क्रेडिटर होती है, ठीक है, मान लो ऐसे ही। तो अगर यहाँ पे एंट्रीज़ करनी होंगी तो उस केस में यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए क्रेडिटर को हम डेबिट कर देंगे, डेटर को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, इन केस एलिमिनेशन करने के लिए। क्योंकि जो होल्डिंग कंपनीज़ का केस था वहाँ पे हमने एलिमिनेट करी थी कॉमन ट्रांजैक्शन। तो अगर यहाँ पे सेम एंट्रीज़ करी जाएंगी तो वहाँ पे कॉमन ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमने
ये एंट्रीज करी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दोनों कंपनीज के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रही थी 5000 की। एक कंपनी क्रेडिटर थी, दूसरी कंपनी डेटर थी, एंड क्रेडिटर को यहाँ पे डेबिट कर दिया एंड डेटर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गई ये ट्रांजैक्शन। ऑन दी अदर हैंड अगर गुड्स परचेज की जा रही हैं बाय ट्रांसफर कंपनी फ्रॉम ट्रांसफरी, तो उस केस में गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगी। तो लास्ट में देखो एंट्री ये होगी, गुडविल को हम डेबिट कर देंगे या कैपिटल रिजर्व को, और यहाँ पे क्रेडिट होगा स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स लिमिटेड कंपनी है वो बाउट कर रही है गुड्स एट इनवॉइस वैल्यू पे 15,000 पे, राइट, किससे कर रही है, वाई से कर रही है, और वो कॉस्ट प्लस कर रहा है उसमें 20% की, एंड वाई के पास यहाँ पे 6,000 का अभी भी स्टॉक पड़ा है, एंड यहाँ से वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल सकता है 20/120 करके, क्योंकि उसमें उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड होगी, 1000 रुपीज़ की उसकी एंट्री पड़ जाएगी। ठीक है, सो अब तक हमने अमेलगमेशन के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वो होता है जब एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है सेम नेम से बट एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करके, उसे हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेशनल लिमिटेड कंपनी है वो न्यू नेशनल लिमिटेड कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर रही है, तो नेशनल लिमिटेड कंपनी वाउंड अप हो जाएगी उस केस में।